लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए बेटा, अगर मान लो आपके पास में कोई एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखो आप मेरी बात समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होगा, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो उस केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। यानी कि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू, यहां पर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए इस नियम में तो कुछ भी नहीं है, नियम तो बिल्कुल एकदम आसान है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं। हम उनके ऊपर यहां पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ को बढ़ जाएंगे, इसलिए टॉपिक फिर आगे बढ़ जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि अगर मान लो सपोज दैट उन्होंने ये कह दिया कि कोई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब समझिए जरा ध्यान से, रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और उन्होंने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब हीट रिलीज हुई होगी। तो इस केस में यहां से जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट निकल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हीट निकल रही है तो वो हीट कहीं से ना कहीं से तो आ रही होगी, जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी कहीं से तो आ रही होगी। तो अगर वो एनर्जी कहीं से आ रही होगी तो जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि मास इंटू सी स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एनर्जी बाहर आ रही है वो एक्चुअल में मास कंज्यूम होकर के तब बाहर आ रही हो। और अगर ऐसा हो गया कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है उसका कुछ मास खत्म होकर के और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो एनर्जी बाहर आ रही है, तो इस कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास बराबर नहीं रहेंगे। इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है उसका मास कम हो जाएगा और जो रिएक्टेंट है उसका मास ज्यादा रहेगा। ऐसा होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फिर उल्टा हो जाना चाहिए। लेकिन आपको यह बात बिल्कुल प्रॉपर्ली ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में इन जगहों पर अप्लाई नहीं होता किसी भी कीमत पर। आपको ये अपने दिमाग में यहां पर नहीं लाना है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होते हैं, उनमें अप्लाई होता है, ना कि आप इसमें यहां पर अप्लाई करें। तो एक बात मैंने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अभी भी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और आप कह रहे हो कि दोनों का मास बराबर, तो ये हीट कहां से आ रही है? तो जब भी कभी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर कुछ बॉन्ड बने हुए हैं। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इन बॉन्ड के टूटने और नए बॉन्ड के बनने, इन दोनों में एनर्जी का एक डिफरेंस रहता है, उसमें एनर्जी बराबर नहीं रहती है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वो केमिकल एनर्जी थी, जो वो बॉन्ड एनर्जी थी, जो वो केमिकल एनर्जी थी, एक्चुअल में वो एनर्जी आपको यहां पर अपीयर हो सकती है अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जो भी आप हीट बाहर से देंगे, जो भी एनर्जी आप बाहर से देंगे, वो सारी की सारी एक्चुअल में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, वो केमिकल एनर्जी में चली जाएगी, लेकिन उसका मास से कोई लेना देना नहीं है। तो इन जनरल हमारे दिमाग में ये आता है कि जो मास है वो तो चेंज हो सकता है, मास कंज्यूम हो सकता है, कंज्यूम होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी कंज्यूम होकर के मास में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन ये सब कहानी, ये सब बातें किसी भी केमिकल चेंज में नहीं होंगी। केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर ही रहेगा। तो मैंने एक बात ये समझाई आपको और इस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बहुत आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। जो क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक रिएक्टेंट ए है हमारे पास, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास में यहाँ पर बी है, उसके बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट सी बना। अब वो आपसे कुछ ऐसा कह देंगे कि जो हमारे पास में यहाँ पर रिएक्टेंट ए है वो आपने लिया था यहाँ पर 8 ग्राम, और जो हमारे पास में यहाँ पर रिएक्टेंट बी है वो आपने यहाँ पर लिया था 3.2 ग्राम, इतना आपने लिया। तो बताइए इस केस में सी कितना बनेगा। तो देखिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे आसान बात कुछ नहीं हो सकती। सीधी सी बात यह है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में 8 + 3.2 यानी कि इतने ग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। बहुत बार वो क्या करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि वो इसका मास दे दें, इसका भी मास दे दें, इसका भी मास दे दें, रिएक्टेंट जितने हैं उन सब का मास दे दें, प्रोडक्ट जितने हैं उन सब का मास दे दें, और उसके बाद में फिर आपसे कहें कि बताइए कि ये जो डाटा आपको दिया गया है इससे कौन सा लॉ प्रूव होता है। तो आप वहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आ रहा है तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है।